नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार मेल और मैं हूं मनोज कुमार। दरअसल शाहाबाद में एक परंपरा रही है, मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल दही चूड़े का कार्यक्रम करता है। ये परंपरा बहुत पहले से शुरू है, कभी मुंडेश्वरी, कभी रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती तो कभी भभुआ। आज ये मोहनिया विधानसभा के कुदरा प्रखंड गांव डिहरा में है और यहाँ पे लगभग माने तो शाहाबाद के अधिकतर विधायक यहाँ पहुँचे हैं। आरजेडी के दही चूड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और मेरे बीच हैं रामगढ़ से राजद विधायक सुधाकर सिंह। चूँकि जब भी दही चूड़ा का कार्यक्रम किया जाता है तो एक विषय रहता है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो जिससे किसानों आम जनता को उससे सहूलियत मिलती हो या उससे नुकसान पहुंचता हो, तो हर मुद्दे पे लेकर के इसको केंद्रित किया जाता है। और आज दही चूड़ा के कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसमें जो 3 कृषि कानून है जिसको लेकर के दिल्ली की सड़कें जाम हैं, लगभग 50 दिनों से वहाँ के किसान सड़कों पे आंदोलित हैं और इसी को राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र बिंदु बनाया है। तो मैं सीधे बात करूँगा रामगढ़ से राजद विधायक सुधाकर सिंह से। नए 3 कृषि कानून के सवाल पर उसको आप कैसे लेते हैं? राष्ट्रीय जनता दल वर्षों से शाहाबाद के किसानों को लेकर के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दों पर हम संगोष्ठी करते रहे हैं। इस वर्ष जो देश में जो काला कानून, जो कृषि 3 कानून आए हैं, इस कानून का संगोष्ठी का मुख्य विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और ये चर्चा केवल चर्चा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। यह आंदोलन जो देश में चल रहा है उसके साथ जो एकजुटता तो हम लोग प्रदर्शित कर ही रहे हैं, आगे इस आंदोलन की रूपरेखा भी तय करने जा रहे हैं इस संगोष्ठी के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राहत दी या एक तरह से अहम फैसला उसका है कि हम कानून को होल्ड करते हैं, रोकते नहीं हैं। और 4 सदस्यीय कमेटी बनाती है, उसमें से एक सदस्य कहते हैं कि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं रहूँगा, स्वतः उन्होंने उससे अलग हुए। देखिए, तो किसानों का ये मानना है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा सबको है, किसानों को भी था जब कोर्ट ने कहा कि हम इसको होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे ही 4 सदस्यों को नामित करती है फिर किसान जो संगठन है उसके जो नेतृत्व करने वाले नेता हैं वो विरोध करने लगते हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेने का कार्य कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर संकट कई बार आया है। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश उस विश्वसनीयता के संकट को पार करके भारत में संविधान की रक्षा के लिए कार्य करते रहे हैं। यहाँ पर जब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब किसान संगठन जो आंदोलनकारी हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गए ही नहीं, वो तो सरकार के सामने अपने आंदोलन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह सरकार और किसानों के बीच का मामला जब है तो संसद इसकी मध्यस्थता करेगी। इसकी मध्यस्थता अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक नहीं था, फिर भी उन्होंने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट वो अपने तरीके से इस बात को देखेंगे। लेकिन जो किसान आंदोलन है जो स्पष्ट रूप से है कि तीनों कानून वापस होने तक हम संघर्ष करेंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष है कि पार्लियामेंट के सामने इस बिल को वापस लेने का प्रस्ताव लाया जाए। केवल प्रधानमंत्री के बयान से सहमत नहीं हम लोग, क्योंकि कानून पास करने का अधिकार हमेशा संसद को होता है। संसद का सत्र का बजट सत्र कर लें या विशेष सत्र कर लें, इस कानून को वापस लेने का प्रस्ताव ले आए, इसके बाद ही आगे बात होगी। आप देखे होंगे कि देश में जब पिछली बार जब आंदोलन देश के नागरिकों ने कर रहा था 2013-14 के कि देश में लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए, क्या हुआ इस देश में? आप देखिएगा कि न्याय संसद बनती है, सरकार बनती है, सुप्रीम कोर्ट का भी आश्वासन था, देश की संसद का भी आश्वासन था, सरकारों का भी आश्वासन था। इसके भी आज तक जन लोकपाल का गठन नहीं हुआ। ये संकट देश देख चुका है, इसीलिए किसानों को थोड़ा मुश्किल हो रहा है विश्वास करना सरकारों पर और सरकार को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों पर, संस्थाओं पर। आप देश के नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। जो 3 कृषि कानून हैं उसमें पहला है एमएसपी को गारंटी देना जो किसानों की मांग है, दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा है असीमित भंडारण। ये 3 बिंदुओं पर किसानों का आंदोलन है।
हर साल जब बजट पास होता है तो एग्रीकल्चर के लिए एमएसपी के लिए सरकार 3-3.5 लाख करोड़ रुपए बजट देती है। जैसे ही अगर एक कानून लागू कर देती है सरकार कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, यानी कि उत्पादन में जो बिक्री होगा, बिक्री को मैं खरीदूंगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, तो वो कॉस्ट चला जाएगा करीब 17-18 लाख करोड़, जो भारत की अर्थव्यवस्था के बस की बात नहीं रह जाती। तो आखिर 17-18 लाख करोड़ का इंतजाम करेगा कौन? सवाल ये है, हम अगर आंकड़ों पर न जाएं तो किसानों के एमएसपी के समर्थन मूल्य के लिए 3.5 लाख करोड़ नहीं खर्च होता। ध्यान देना है किस तरह से लोग इस बात को झांसा दे रहे हैं देश के नागरिकों को कि किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए 3.5 लाख करोड़ खर्च करते हैं। ये बात नहीं है। यह 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है इस देश के उपभोक्ताओं को, जो देश में उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज दिया जाता है, गेहूं चावल सब्सिडाइज रेट पर, उनके इंटरेस्ट के लिए खर्च किए जाते हैं, ना कि किसानों के इंटरेस्ट के लिए। दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग सवाल है। हम तो कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने निर्धारित किया है कि किसानों को इतना दाम मिलना चाहिए, ये तो न्यूनतम है, तो उसमें 3.5 लाख करोड़ की कहाँ बात आ गई? ये तो बात ये है कि वो जो चावल गेहूं बाजार में सप्लाई देते हैं गरीब लोगों को, उसके लिए वो 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यह अद्भुत है। यह किसानों के हित के लिए नहीं, देश के आम उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा के लिए 3.5 लाख खर्च होता है। दोनों अलग अलग सवाल है। सभी अनाज खरीद लेने के बाद आपको मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि कोई 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा। ये 18 लाख का कौन गणित जोड़ रहा है देश में, ये समझ से परे है। क्योंकि जब अतिरिक्त जो भंडारण होगा अनाज का, अतिरिक्त भंडारण जो अनाज का है वो बाजार मूल्य पर बिकेगा। तो जब बाजार मूल्य पर बिकेगा, ये देश जानता है कि किसानों के यहाँ से जो चावल और गेहूँ निकलता है 17-18 रुपये केजी, वह बाजार में जाके 45-50 रुपये का हो जाता है। अगर सरकार बांटेगी तो 35 रुपये के बांटेगी, तो इससे सरकार को फायदा होगा, न कि घाटा होगा। ये 17-18 लाख केवल लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाने के लिए 18 लाख का खेल, 18 लाख करोड़ का खेल रचा जा रहा है। कोई भी देश का अर्थशास्त्री चुनौती में देता हूं कि बात करके बता दे कि कैसे 18 लाख करोड़ रुपए खर्च बढ़ रहे हैं। खर्च बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि हम तो न्यूनतम दे रहे हैं, हम तो अधिकतम दे नहीं रहे हैं। तो न्यूनतम जो मेरी लागत है वही हमको मिलना है, और आप बाजार में उन्हीं अनाजों को फिर बाजार में बेचिएगा तो उससे कोई घाटा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं सरकार को इससे मुनाफा होगा। ये जो 3.5 लाख करोड़ उपभोक्ताओं के खर्च पर जो जाता है बीपीएल और एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए भी खाद्यान्न के व्यापार से सरकार को वापस मिल जाएगा। एक तरह से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। बिहार में 15 सालों से एक बेहतर सरकार है, जैसा कि मानना है बिहार के लोगों का। लेकिन इस बेहतर वाली सरकार में किसानों का, बिहार के किसानों का प्रति महीने का आय 3,500 है और साल का 40-42 हज़ार। सत्ता में आप नहीं रहे, हालांकि शाहाबाद मगध ने आपको जिताया यहाँ से, लेकिन सीमांचल हो या फिर मिथिलांचल हो, वहाँ पे पार्टी की हार हुई। तो बिहार में किसानों की आय पूरे देश के राज्यों में सबसे कम है, क्यों? यहाँ की जो बिहार की जो सरकार, जिस डबल इंजन की सरकार जिसको कह रहे हैं कि बेहतर सरकार बिहार में है, ये 2006 सरकार की सत्ता में आते हैं, 2005 में आते हैं और 6 में कानून लाते हैं कि बिहार में एपीएमसी लॉ नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट को समाप्त कर दिया गया, एमएसपी को समाप्त कर दिया गया। जो भी यह कानून आता है, इस बिहार के किसानों की आमदनी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है, और घटते घटते जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि घटकर हम 3500 रुपये महीने पर आ गए हैं। तो ये एपीएमसी लॉ खत्म होने के बाद, मार्केटिंग यार्ड के समाप्त होने के बाद जो 2006 में कानून नीतीश कुमार ने लाया था, आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं। डबल इंजन की सरकार को आश्वासन देना चाहिए था, उन लोगों ने कहा भी था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे। लेकिन जब 2 गुना आमदनी का तो छोड़िए, जो हमारा आय है, सुनिश्चित आय हमको मिल रहा था, उसको भी यह 3 काला कानूनों के माध्यम से समाप्त करने का कोशिश हो रहा है। और यह कोशिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार एक उदाहरण है इस देश के सामने कि
कानून का आने से कितना किसानों का नुकसान होगा, यह इस आंकड़ों से ही साबित होता है कि 3,500 बिहार के किसानों की प्रति मंथ आमदनी है, वही हरियाणा पंजाब में 18,000 रुपया प्रति मंथ आमदनी है। ये फर्क है। तो ये अगर कानून देश में लागू हो जाएगा तो बिहार की जो किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उससे भी खराब हरियाणा और पंजाब के किसानों का हालत खराब होगा। इसीलिए वो आंदोलन पर आज डटे हुए हैं और देश के किसान उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं यही बात आपसे पूछने जा रहा था कि पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में पंजाब हरियाणा सबसे आगे है, लेकिन वहाँ के किसान एमएसपी का लगभग 90% लाभ लेते हैं, लेकिन संघर्ष वही कर रहे हैं और सबसे घाटे का सौदा बिहार की कृषि है। यहाँ के किसानों में आक्रोश क्यों नहीं है, चाहे सरकार के खिलाफ या कानून के खिलाफ? देखिए बिहार के किसानों में आक्रोश कम नहीं है, इसको संगठित नहीं है, बस इतना ही मैं अंतर मैं बता रहा हूँ। आक्रोश वहाँ के किसानों से यहाँ ज़्यादा है, बस संगठित होने का जो समय जो है यही जो समय होता है किसानी से। बिहार का किसान, पंजाब हरियाणा का किसान अक्टूबर में अपना काम खेती समाप्त कर लेता है। बिहार का किसान इसी 14 जनवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, यह उत्सव है भारतीय लोक मान्यताओं में कि अन्न की जो खेती है ये समाप्त होती है और अगले हम सीजन में प्रवेश करने वाले होते हैं। हम लोग इस आंदोलन को बहुत धारदार करने जा रहे हैं। 18 तारीख को जो उड़ीसा से किसानों का जत्था जा रहा है दिल्ली आंदोलन में, 18 तारीख को मोहनिया हम लोग उस जत्थे का स्वागत करेंगे और उस जत्थे के एकजुटता के साथ हम लोग आगे बिहार के भी किसान दिल्ली तक जाने का काम शुरू करेंगे इसी 18 तारीख को। और ये जो आज की गोष्ठी है, संगोष्ठी है, उसका भी उद्देश्य यही है कि हम आगे के आंदोलन को कैसे हम लोग तेज करें। हाँ, तो बातें यही हैं। जो सरकार के पक्षकार या जो दो पक्ष है कृषि कानून के मसले पर, एक जो कहता है कि ये काला कानून है, जो एक अर्थशास्त्री हैं कृषि के मामले में, और दूसरे कहते हैं कि नहीं, इससे किसानों की सेहत सुधरेगी। और उन्हीं का मानना है कि करीब 3-3.5 लाख एमएसपी पे सरकार बजट देती है, वो 3-3.5 लाख रुपया खर्च होता है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि नहीं, ये एक साजिश है और एक गलत दिशा में ले जाने का ये चाल है और इसके सिवा कुछ नहीं है। हरियाणा में जो आंदोलन, दिल्ली के सड़कों पे जो हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलित हैं, उड़ीसा के किसान आएंगे, बिहार से होकर यूपी के रास्ते वो दिल्ली पहुंचेंगे और वहीं से बिहार की राजनीति में जो सक्रिय लोग हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं खेती किसानी ज़रूरी है, वे उन्हें यूपी बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।